हेलो नमस्कार साथियों, राठौर जीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज टेस्ट नंबर कौन सा होगा? दूसरा नंबर टेस्ट है जो कि डेली टेस्ट विथ डिस्कशन है। ठीक है, 50 क्वेश्चन इसमें रहता है। 50 क्वेश्चन तो रहता है, लेकिन इसमें जो है ना एक्स्ट्रा फैक्ट को डिस्कस करेंगे। लगभग 150 से जो है ना 100, 150, 200 के लगभग जो है ना क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। 150 से तो कम नहीं होगा। ठीक है, तो आइए आज पहला नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन है कि 7 शील व्रतों का उल्लेख है। 7 शील व्रतों का उल्लेख जो है ना किस में है? देखिए, ऑप्शन ए में दिया है जैन धर्म में, ठीक है। ऑप्शन बी में दिया है बौद्ध धर्म, ठीक है। ऑप्शन सी में दिया है वैष्णव धर्म, ठीक है। ऑप्शन डी में दिया है पारसी धर्म। बताइए 7 शील व्रतों का उल्लेख किस धर्म में है? तो आपको याद रखना है जैन धर्म में। किसमें? जैन धर्म में। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। वहीं देखिए, बौद्ध धर्म में जो है ना 10 शील व्रतों का उल्लेख है। कितना शील व्रतों का? 10 शील व्रतों का अगर जब उल्लेख पूछा जाएगा तो आपको बौद्ध धर्म मानना है। कौन सा धर्म मानना है? बौद्ध धर्म। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में था 7 शील व्रत, तो कौन सा धर्म मानना है? जैन धर्म मानना है। यही दो क्वेश्चन है जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, दोनों को याद रखना है। आइए 2 नंबर क्वेश्चन। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में निम्नलिखित न्यायालय अस्तित्व में थे। देखिए, हमने बताया था कौटिल्य, जिसको कि विष्णुगुप्त और चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। कौटिल्य की रचना कौन सी है? अर्थशास्त्र है। कौन सी है? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र जो है ना, ध्यान से देखिएगा, मौर्य काल की लगभग सभी प्रकार की जानकारियां प्राप्त किससे होती है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र से। किससे? अर्थशास्त्र से। ठीक है, देखिए अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में निम्नलिखित न्यायालय अस्तित्व में थे। कौन से न्यायालय मौर्य काल के में जो है ना अस्तित्व में थे, उस चीज को देखना है। तो देखिए, मौर्य काल में जो है ना 2 ही जो है ना न्यायालय अस्तित्व में थे। एक था उसमें से धर्मस्थनी और दूसरा था कंटक शोधन। धर्मस्थनी जो है ना दीवानी मामलों को देख रेख करती थी। दीवानी मामलों, वैसा कह सकते हैं, वैसा आपको न्याय जिसके अंतर्गत दीवानी यानी वित्तीय व्यवस्था की देखरेख किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? धर्मस्थनी कहते हैं। वही देखिए कंटक शोधन। कंटक शोधन जो है ना वैसा न्यायालय जिसमें जो है ना फौजदारी मामले, फौजदारी मतलब क्या? आपराधिक मामले की सुनवाई होती। किस मामले की? आपराधिक। दीवानी होता है वित्तीय मामला और फौजदारी होता है आपराधिक मामला। और जिसमें आपराधिक यानी फौजदारी मामले की सुनवाई होती है उसको कंटक शोधन कहते हैं। और जिसमें दीवानी मामले यानी वित्तीय मामलों की सुनवाई होती है उसे क्या कहते हैं? धर्मस्थनी कहते हैं। तो 2 और 4 जो है ना सही आंसर होगा। लेकिन देखिए ऑप्शन ए में दिया है धर्म महामात्र जो है ना आपको मौर्य काल के सबसे बड़े अधिकारी होते थे। मौर्य काल के सबसे बड़े अधिकारी जो तीर्थ होते थे और तीर्थ को ही जो है ना धर्म महामात्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धर्म महामात्र। कह सकते हैं कि मौर्य काल के सबसे बड़े अधिकारी को क्या कहा जाता है? धर्म महामात्र कहा जाता है या फिर तीर्थ कहा जाता है। ठीक है, याद रखना इस बात को। देखिए 3 नंबर में क्या दिया है? रज्जुक। रज्जुक देखिए, रज्जुक जो होता था ना आपको मौर्य काल में जो है ना रज्जुक वैसा अधिकारी होता था जो वित्तीय मामले और प्रशासनिक मामले दोनों प्रकार के मामले को देखरेख करते हैं। आप कह सकते हैं कि वर्तमान में जैसे डीएम आज का जैसे कलेक्टर है, इसकी तुलना जो है ना मौर्य काल के रज्जुक से किए जाते हैं। क्योंकि आज के डीएम जो है ना जिसको कलेक्टर कहते हैं, इसके द्वारा जो है ना आपको वित्तीय मामला और प्रशासनिक मामला दोनों प्रकार के मामले की सुनवाई करते हैं। उसी प्रकार मौर्य काल में जो है ना आपको वित्तीय मामले और प्रशासनिक मामले दोनों मामलों की सुनवाई कौन करते थे? रज्जुक करते थे। रज्जुक करते थे। इसीलिए आप कह सकते हैं कि वर्तमान के डीएम से किसकी तुलना की जा सकती है? रज्जुक की जा सकती है। इसको भी याद रखना है, लिख लेना है बगल में, समझे? देखिए इसमें आंसर हो जाएगा डी नंबर। 2 और 4 सही होगा। तीसरा नंबर देखिए, पृथ्व्या प्रथम वीर उपाधि है। देखिए पृथ्व्या प्रथम वीर उपाधि बोलिए या फिर धरनी वीर बोलिए, दोनों उपाधि जो है आपको समुद्रगुप्त के द्वारा धारण किया गया था। किसके द्वारा? समुद्रगुप्त के द्वारा धारण किया गया था धरणीवीर उपाधि और उसके बाद पृथ्व्या प्रथम वीर उपाधि, दोनों जो है ना समुद्रगुप्त के द्वारा ही आपको धारण किए गए थे। तो हो जाएगा बी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन। गंग वंश की राजधानी कहाँ थी? देखिए गंग वंश की राजधानी आपको याद रखना है। देखिए ऑप्शन ए में दिया है आपको वनवासी। वनवासी जो है ना आपको कदम वंश की राजधानी थी। किस वंश की? कदम वंश की। वही देखिए ऑप्शन बी में दिया है देवगिरी। देवगिरी जानते हैं? देवगिरी यादव वंश की राजधानी थी। किसकी थी?
यादव वंश की राजधानी थी। वहीं देखिए सी नंबर में दिया है आपको हलेबीड। हलेबीड जो है ना होयसल वंश की राजधानी थी। किस वंश की? होयसल वंश की राजधानी बोला जाएगा तो हलेबीड है, ठीक है। ऑप्शन डी में देखिए तलकाड, बिल्कुल गंग वंश की राजधानी जो है मैसूर में स्थित है तलकाड, वही इसका राजधानी है। तो बताइए गंग वंश की राजधानी कहाँ है? तलकाड है। याद रखना इस बात को। देखिए गंग वंश कर्नाटक के आपको क्षेत्र में जो है शासन प्रशासन करते थे। किस क्षेत्र में? कर्नाटक के क्षेत्र में। और जानते हैं गंग वंश की स्थापना आपको जो है ना ब्रजहस्त के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? ब्रजहस्त के द्वारा, जिसकी राजधानी अब तलकाड होती है जो कि मैसूर में स्थित है। तो देखिए हमने सबके बारे में चारों का डिस्कशन किया। बनवासी बोला जाएगा तो कदम वंश की राजधानी है। ऑप्शन बी में देवगिरी बोला जाएगा तो यादव वंश की राजधानी है। ऑप्शन सी में हेलेबीड बोला जाएगा तो होयसल की राजधानी है। और तलकाड किसकी राजधानी है? गंग वंश की राजधानी है, जिसका प्रशासन आपको मुख्य तौर पे जो है कर्नाटक के क्षेत्र में ही देखा जाता है। इसीलिए उसका राजधानी तलकाड जो आपको मैसूर में है वहीं पे था, ठीक है। और गंगवंश की स्थापना किसने किया था? वज्रहास्त ने किया था, ठीक है। इस सभी बातों को आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जाता है। आइए 5 नंबर क्वेश्चन। संगम कालीन साहित्य लिखा गया था। देखिए संगम कालीन साहित्य जो है ना आपको काव्य शैली में, काव्य यानी कविता शैली में लिखा गया था। किस शैली में? कविता शैली बोलिए या फिर काव्य शैली बोलिए। तो देखिए यहाँ ऑप्शन बी में दिया है काव्य शैली, तो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा काव्य शैली। उसके बाद देखिए आपको 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? चोल काल के वेल्लाल होते थे। देखिए चोल काल के जो वेल्लाल होते थे ना वो बड़े भूस्वामी हुआ करते थे। कौन होते थे? चोल काल के बड़े भूस्वामी को वेल्लाल कहते थे, ठीक है। इस बात को याद रखना है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। आइए 7 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आइए करते हैं। 1 नंबर में देखिए क्या दिया है? सल्तनत कालीन सैन्य व्यवस्था का शुभ आरंभ इल्तुतमिश के शासन काल में हुआ था। बिल्कुल ये बात सही है। सल्तनत कालीन सैन्य व्यवस्था का शुभ आरंभ आपको जो है ना इल्तुतमिश के द्वारा ही हुआ था, ठीक है। ये बात सही है। 2 नंबर देखिए, बलबन के समय में सल्तनत की सेना को हस्म ए कल्ब या कल्ब ए सुल्तानी कहा जाता था। नहीं, ये बात गलत। बलबन के समय में सल्तनत की सेना को नहीं, बल्कि आपको इल्तुतमिश के समय। किसके समय? इल्तुतमिश के समय। इसीलिए ये गलत हो जाएगा। बलबन दिया है तो गलत हो जाएगा। सही इसका हो जाएगा इल्तुतमिश, ठीक है। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सत्य है? क्या बोलना है? केवल 1 नंबर सत्य है। तो देखिए ए नंबर सही हो जाएगा, केवल 1। आइए 8 नंबर क्वेश्चन। औरंगजेब के काल में हिंदू मंदिरों और पाठशालाओं को तोड़ने का कार्य किस अधिकारी को दिया गया था? देखिए औरंगजेब के शासन काल में जो हिंदू मंदिर और पाठशाला का तोड़ने का कार्य जो है ना आपको मुहतसीब को दिया गया था। किसको दिया गया था? मुहतसीब को दिया गया था। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। वहीं देखिए ऑप्शन ए में दिया मीर बख्शी। मीर बख्शी जो ना आपको मुख्य सेनापति हुआ करते थे। कौन होते थे? मुख्य सेनापति को मीर बख्शी कहा जाता था, ठीक है। उसके बाद देखिए ऑप्शन बी में दिया वजीर। वजीर जो है ना वित्त मंत्री को कहते थे। किसको कहते थे? वित्त मंत्री को। ऑप्शन डी में देखिए दिया है मीर ए समा। मीर ए समा जो है रसोई घर के जो प्रधान हुआ करते थे उसी को कहा जाता था मीर ए समा। समझे? याद रखना है इन सभी बात को। चारों से क्वेश्चन पूछा गया, याद रखना है आपको। बगल में जो लिख लेना है, जो एक्स्ट्रा फैक्ट बोलते जाते हैं, चारों ऑप्शन को जो डील करते हैं आपको चारों ऑप्शन के बगल में जो है लिखते जाना है, ठीक है। आइए 9 नंबर क्वेश्चन। देखिए मंदसौर की राजधानी 1818 ईस्वी में किनके बीच हुआ था? देखिए पहले तो आपको याद रखना है मंदसौर की संधि कब हुई थी? 1818 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। ये जानते हैं इंदौर के होलकर और अंग्रेज के बीच हुआ था। किसके बीच? इंदौर के होलकर और अंग्रेज के बीच हुआ था। तो ऑप्शन ए में देखिए दिया हुआ होलकर तथा अंग्रेज, बिल्कुल ये बात सही हो जाएगा। तो होलकर कहाँ के? इंदौर के, ठीक है। इंदौर के जो हुआ करते थे ना उसी को होलकर कहते थे, ठीक है। ऑप्शन ए सही आंसर। आइए 10 नंबर। तूफानी हिंदू उपनाम है। देखिए तूफानी हिंदू जो है आपको स्वामी विवेकानंद जी का नाम है। किसका नाम है? स्वामी विवेकानंद जी का, जिन्होंने जानते हैं 11 सितंबर 1893 ईस्वी में शिकागो में जो भाषण दिया था उन्हीं के द्वारा, उन्हीं का जो है ना आपको कौन सा उपनाम है? तूफानी हिंदू नाम है। उसी में जब वो भाषण दिए थे ना आपको शिकागो में, तो उसी के दौरान जो है इसका उपनाम रखा गया था तूफानी हिंदू, ठीक है। याद रखना है इस बात को। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। आइए 11 नंबर क्वेश्चन। एनी बेसेंट सितंबर 1916 ईस्वी में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की। इन्होंने अपने लीग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया था? देखिए ऑप्शन ए में दिया है जॉर्ज अनुंडेल, बिल्कुल नहीं, इसको नहीं किया था। ऑप्शन बी में दिया जोसेफ बैप्टिस्टा। देखिए जोसेफ बैप्टिस्टा जो है ना आपको अध्यक्ष नहीं थे बल्कि सचिव थे। कौन थे?
सचिव थे, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी में देखिए वीबी वाडिया, बिल्कुल ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी में दिया इनमें से कोई नहीं, इसका आंसर इनमें से कोई नहीं होगा। लेकिन देखिए इस ऑप्शन के अनुसार, लेकिन इसके अध्यक्ष जो है ना आपको एनी बेसेंट खुद अध्यक्ष थी। कौन थी? एनी बेसेंट खुद ही अध्यक्ष थी। और उसका सचिव कौन थी? जोसेफ बैप्टिस्टा। ठीक है, जोसेफ बैप्टिस्टा थी, याद रखना है इस बात को। आइए 12 नंबर क्वेश्चन, हूल विद्रोह का संबंध किस क्षेत्र से? देखिए हूल विद्रोह को ही आपको संथाल विद्रोह कहा जाता है। हूल विद्रोह कहिए या फिर संथाल विद्रोह कहिए, ये जो है ना आपको झारखंड के क्षेत्र में चलाया गया था। कहां पे? झारखंड में चलाया गया था 1855 ईस्वी में। कब? 1855 ईस्वी में। और इसका नेतृत्व जो है ना 4 भाइयों ने मिलकर किया था। उनका नाम था सिद्धू और कानू और उसके बाद चांद और भैरव। क्या क्या नाम था? सिद्धू, कानू, चांद और भैरव था। 4 भाइयों ने मिलकर जो है ना आपको होल विद्रोह कहिए या फिर संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था, जो कि किस क्षेत्र में चलाया गया था? झारखंड में। कहां पे? झारखंड में, याद रखना है। तो यहाँ सिंपल सा क्वेश्चन है, होल विद्रोह का संबंध किस राज्य से है? क्या बोल रहा है? झारखंड से। बोलता कब चलाया गया था? क्या बोल रहा है? 1855 में। किसके द्वारा? इसका नेतृत्व किसने किया था? 4 भाइयों ने किया था, सिद्धू, कानू, चांद और भैरव ने किया था। इन चारों बात को याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, आइए 13 नंबर क्वेश्चन, बोअर युद्ध किस अवधि में हुआ था? ठीक है, देखिए बोअर युद्ध जो है ना आपको जो है ना 1899 से 1902 ईस्वी के बीच हुआ था। कब हुआ था? 1899 से 1902 के बीच हुआ था। यह दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। कहां हुआ था? दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। गांधी जी ने, जानते हैं, इसी युद्ध में जो है एम्बुलेंस सुविधा की शुरू किया था। इसी युद्ध में जो है गांधी जी ने, जो घायल हुए थे इस युद्ध में, उसके लिए जो है आपको एम्बुलेंस सुविधा किसने किया था शुरू? गांधी जी ने किया था, दक्षिण अफ्रीका में, याद रखना है। तो आइए 14 नंबर क्वेश्चन, देखिए हावड़ा शिवपुर षड्यंत्र केस किस वर्ष हुआ था? देखिए हावड़ा शिवपुर षड्यंत्र केस का अगर जब बात किया जाएगा तो ये आपको 1910 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1910 ईस्वी में हुआ था। और उसके बाद शमसुल आलम की जो हत्या हुई थी ना, उसी के से रिलेटेड था। शमसुल आलम की हत्या से जो है ना आपको, इसकी हत्या हुई थी 1910 ईस्वी में। इसी के खिलाफ जो है हावड़ा शिवपुरी षड्यंत्र केस हुआ था। ठीक है, याद रखना आपको, अनुशीलन समिति के द्वारा किया गया था। ठीक है, आइए 15 नंबर क्वेश्चन, पृथक पाकिस्तान की मांग को पहली बार आंशिक मान्यता दिखी। देखिए अगर जहां आपको बोला जाएगा प्रथम बार जो है ना पाकिस्तान की मांग को पहली बार आंशिक मान्यता कब दिया गया था, तो आपको क्रिप्स मिशन याद रखना है। कौन सा मिशन? क्रिप्स मिशन याद रखना है, जो कि मार्च 1942 में हुआ था। कब हुआ था? मार्च 1942 ईस्वी में। वहीं अगर जहां पूछा जाएगा पृथक पाकिस्तान की मांग को स्वीकार कब किया गया और स्वीकार करके भारत का विभाजन कर पाकिस्तान का निर्माण किस योजना के तहत किया गया, तो आपको याद रखना है माउंटबेटन योजना। कौन सा योजना? माउंटबेटन योजना बोल रहा है। अधिनियम अगर जहां बोला जाएगा तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। कौन सा? 1947, जिस अधिनियम के द्वारा, जानते हैं, भारत को आजादी मिली थी, उसी के तहत। और भारत को आजादी अगर जब बोलेगा योजना, किस योजना के तहत हुआ था, तो माउंटबेटन योजना के तहत। किस योजना के तहत? माउंटबेटन योजना, जो कि 3 जून 1947 को हुआ था। कब हुआ था? 3 जून 1947 को हुआ था। उसके बाद जानते हैं 3 जून 1947, उसके बाद जानते हैं इसी को जो है ना आपको भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को स्वीकृति प्रदान करने के लिए ही जो है ना माउंटबेटन योजना को चलाया गया था। ठीक है, उसके बाद ब्रिटिश संसद में इसको 4 जुलाई को रखा गया। ब्रिटिश संसद इसको 18 जुलाई को पारित किया। 18 जुलाई को पारित करके उसमें कहा गया कि भारत को जो है ना 15 अगस्त को आजाद कर दिया जाएगा। ठीक है, 15 अगस्त को भारत को आजाद किया जाएगा और भारत का विभाजन करके जो है ना पाकिस्तान का निर्माण 14 अगस्त 1947 को कर दिया जाएगा। तो फाइनल था कि इसमें जो है किस योजना के तहत, तो माउंटबेटन योजना के तहत इसको जो है ना पाकिस्तान को अलग कर दिया गया था। पहली बार आंशिक मान्यता आपको किसके तहत, तो क्रिप्स मिशन के तहत। ठीक है, इन दोनों बात को याद रखना है, कंफ्यूज नहीं करना। आंशिक मान्यता की बात कहा जाएगा तो आपको क्रिप्स मिशन बोलना है। ठीक है, अगर जब बोलेगा आजाद भारत का विभाजन कर पाकिस्तान का निर्माण किस योजना के तहत, तो माउंटबेटन योजना के तहत। ठीक है, याद रखना है, कंफ्यूज नहीं करना है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, क्रिप्स मिशन सही। ठीक है, उसके बाद देखिए इसके बाद देखिए क्रिप्स मिशन जो हम बताएं कि मार्च 1942 ईस्वी में चलाया गया था। इसी को महात्मा गांधी जो ने पोस्ट डेटेड का चेक कहा था। पोस्ट डेटेड चेक कहा था। किसने?
गांधी जी ने किस प्रस्ताव को क्रिप्स प्रस्ताव का कहा था। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि महात्मा गांधी ने किस प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक कहा था, या फिर महात्मा गांधी ने किस क्रिप्स प्रस्ताव को क्या कहा था, तो पोस्ट डेटेड चेक कहा था। याद रखना है इस बात को, क्वेश्चन पूछा गया। आइए 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, सिपकिला दर्रा। सिपकिला दर्रा के बारे में हमने आपको बताया था कि हिमाचल प्रदेश में 3 दर्रा है। 3 दर्रा को याद करने के उसका ट्रिक है शराब, बोले थे शराब बोले थे। शराब से हमने याद कराया था आपको 100 से बोलना है सिपकिला, ठीक है। 100 से सिपकिला हो गया, रो से रोहतांग हो गया, उसके बाद देखिए रो से रोहतांग हो गया, रोहतांग हो गया। अब बो से क्या हो गया, बारालाचा हो गया। कंफ्यूज नहीं करना है, बारालाचा। तो ये तीनों दर्रा कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में। देखिए क्वेश्चन क्या था, सिपकिला दर्रा किसको जोड़ता है, याद रखना है। देखिए इसको हम बताते हैं। देखिए ऑप्शन ए में दिया है आपको श्रीनगर से गिलगित को। जानते हैं श्रीनगर से गिलगित को जो है ना आपको बुर्जिल दर्रा जोड़ता है। कौन सा दर्रा, बुर्जिल। ये क्वेश्चन पूछा गया श्रीनगर को गिलगित से कौन जोड़ता है, तो क्या बोलना है, बुर्जिल दर्रा। गिलगित पाकिस्तान में है और आपको श्रीनगर भारत का यूटी है, ठीक है। तो बुर्जिल दर्रा जोड़ता है। ऑप्शन बी में देखिए क्या दिया, जम्मू से श्रीनगर को कौन जोड़ता है। देखिए ऑप्शन बी में दिया है जम्मू से श्रीनगर। जम्मू से श्रीनगर बनिहाल दर्रा जोड़ता है। कौन सा दर्रा, बनिहाल दर्रा। ऑप्शन सी में दिया है भारत एवं म्यांमार को कौन जोड़ता है। देखिए भारत एवं म्यांमार के बीच जो है ना आपको तुजू दर्रा जोड़ता है। कौन सा दर्रा, तुजू दर्रा, जो कि मणिपुर में, हमने कल भी बताया था इसके बारे में। उसके बाद देखिए ऑप्शन डी में शिमला से तिब्बत को। देखिए हम क्या बोले थे, सिपकिला दर्रा किसको जोड़ता है, यही होगा, शिमला से तिब्बत को जोड़ता है। शिमला से तिब्बत को कौन जोड़ता है, सिपकिला दर्रा, जो कि कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। और तिब्बत चीन में है। याद रखना ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। देखिए ये चारों क्वेश्चन पूछा गया, आप चारों जिस तरह हमने बताया आप ऑप्शन के बगल में लिख लेंगे एरो का साइन देकर। उसके बाद देखिए 17 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांस हिमालय के अंतर्गत नहीं आता। देखिए हमने आपको कल भी इसका डिस्कशन किया था और हमने बताया था कि हिमालय को प्रादेशिक तौर पे या फिर बोलिए भौगोलिक तौर पे, प्रादेशिक तौर पे और भौगोलिक तौर पे उसको 4 भागों में बांटा गया। कितना भागों में, 4 भागों। हमने बताया था कि 4 भागों में इसको जो है ना सर सिडनी बुर्राड ने बांटा था। किसने बांटा था, सर सिडनी बुर्राड ने। और हमने बताया था, पहला बताया था ट्रांस हिमालय, कौन सा, ट्रांस हिमालय। दूसरा बताया था महान हिमालय या फिर वृहद हिमालय, कौन सा, तीसरा हमने बताया था लघु हिमालय। चौथा बताया था शिवालिक। और हमने ये भी बताया था कुछ विद्वान है जो कि आपको ट्रांस हिमालय को हिमालय का पार्ट नहीं बांटते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमने भौगोलिक तौर पर भी बताया था, पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय बताया था। सिंधु से सतलज, काली, सतलज से काली, काली से तिस्ता, तिस्ता से ब्रह्मपुत्रा, इस सभी का हमने जिक्र किया था। और हमने ये भी बताया था कि हिमालय जो है ना, हिमालय का विस्तार 2400 किलोमीटर में है। कितना है, 2400 किलोमीटर में। इसी के दौरान हमने बताया था कि जो ट्रांस हिमालय है, जो हिमालय का सबसे पहला पार्ट है ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय के अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, जस्कर, काराकोरम, लद्दाख, जस्कर किसके अंतर्गत, ट्रांस हिमालय के अंदर, ट्रांस हिमालय के अंदर। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा और सजाने भी दे जाएगा। उत्तर से दक्षिण इसका क्रम भी है आपको, काराकोरम, लद्दाख, जस्कर, ये उत्तर से दक्षिण इसको क्रम के अनुसार सजाने देता है। और कहा जाता है कि ये किसके अंतर्गत आता है, क्या बोलना है, ट्रांस हिमालय के अंतर्गत। वही यहाँ पे कह रहा है कि आपको देखिए ट्रांस हिमालय के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो देखिए अभी हमने क्या बताया, काराकोरम, लद्दाख, जस्कर बताया। तो देखिए ऑप्शन बी में दिया है लद्दाख, बिल्कुल ये होगा। उसके बाद देखिए ऑप्शन सी में दिया जस्कर, बिल्कुल ये भी होगा, अभी जस्ट बताया। ऑप्शन डी में दिया है काराकोरम, बताइए ये भी होगा। अब बताइए देखिए ऑप्शन ए में पीर पंजाल, पीर पंजाल अभी हमने बताया नहीं, तो क्या होगा, पीर पंजाल ट्रांस हिमालय के अंतर्गत नहीं आते हैं, ठीक है। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत नहीं आते हैं, तो फिर पीर पंजाल आते किसके अंतर्गत है, तो पीर पंजाल जो है लघु हिमालय के अंतर्गत आते हैं। किसके हिमालय के अंदर, लघु हिमालय। लघु और शिवालिक के बीच जो है ना आपको पीर पंजाल आते हैं। कौन सा, पीर पंजाल आते हैं। देखिए ये क्वेश्चन दो तरफ से पूछा गया कि लघु हिमालय किस हिमालय के अंतर्गत आता है, क्या बोलना है, लघु हिमालय के अंतर्गत। और यहां से यह पूछा गया पीर पंजाल किसके बीच स्थित है, लघु हिमालय और शिवालिक के बीच आपको बताना है, ठीक है। इन दोनों बात को याद रखना है, क्वेश्चन पूछा गया। आइए 18 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत है। देखिए असत मतलब कौन सा गलत है, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन ए में दिया चमेरा परियोजना। चमेरा परियोजना जो हिमाचल प्रदेश में रावी नदी पर है, किस नदी पर, रावी नदी पर, और रावी दिया है, तो बिल्कुल ये बात सही है। ऑप्शन बी में देखिए फरक्का परियोजना, फरक्का परियोजना हुगली नदी, नहीं ये बात गलत है। फरक्का परियोजना आपको जो है ना आपको भागीरथी नदी पर है, किस नदी पर,
देखिए ये वही भागीरथी नदी है जहां पे देखिए गंगा को हमने बताया था, गंगा को दो राज्यों में जो है भागीरथी के नाम से जाना जाता। एक हमने उत्तराखंड बताया था और दूसरा पश्चिम बंगाल बताया था, ठीक है। उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में गंगा को किस नाम से जाना जाता है? भागीरथी के नाम से जाना जाता है, भागीरथी। और गंगा जो है ना आपको बांग्लादेश में बहती है, बांग्लादेश में इसको पद्मा कहा जाता है। उसके बाद गंगा जो है ना आपको बांग्लादेश में एक नदी बहती है मेघना नदी, मेघना नदी में जाके मिल जाती है और अपना जल बंगाल की खाड़ी में किस नाम से गिराती है? मेघना के नाम से गिराती है। इसका लंबाई 2525 किलोमीटर। इन सभी बात को आपको याद रखना है। देखिए तो फरक्का परियोजना बताइए किस नदी पर? भागीरथी नदी पर, यानी गंगा नदी पर कह सकते हैं, ठीक है। तो ये बात गलत हो जाएगा, हुगली दिया है, ठीक है। तो ऑप्शन आपको गलत कथन को ही चुनना था, तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। आइए देखिए, सी में टनकपुर परियोजना शारदा, बिल्कुल सही है। डी में तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर, बिल्कुल ये बात भी सही है। आइए आपको 19 नंबर क्वेश्चन, जोनहा जलप्रपात किस राज्य में? देखिए जोनहा जलप्रपात जो है ना आपको झारखंड में रारू नदी पर है। किस नदी पर? रारू नदी, रारू, स्वर्ण रेखा नदी, रारू नदी, दामोदर नदी, तो आपको रारू नदी पर है। किस नदी पर है? रारू नदी पर। कौन सा जलप्रपात? जोनहा जलप्रपात, ठीक है, झारखंड में है, याद रखना है। तो डी हो जाएगा सही आंसर। 20 नंबर देखिए, उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ है एक क्या है? तो निम्न वायुदाब वाला क्षेत्र है। कौन सा? निम्न वायुदाब वाला क्षेत्र है। देखिए विषुवत रेखा के जो आसपास वाला क्षेत्र होता है ना, वहीं पे जो है ना आपको निम्न वायुदाब पेटी पाई जाती है। कैसी पाई जाती है? निम्न वायुदाब पेटी पाई जाती है विषुवत रेखा के आसपास। तो यहाँ पे क्वेश्चन था कि उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ एक है, तो क्या है? निम्न वायुदाब वाला क्षेत्र है। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। आइए 21 नंबर क्वेश्चन, देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक नंबर में देखिए, इसको ध्यान से, इसको हमने कल भी डिस्कस कराया था, कल के सेट में ये क्वेश्चन था। देखिए एक नंबर में क्या है? तेंदु वृक्ष की लकड़ी से कत्था तैयार किया जाता है। बताइए, हमने बताया था कत्था किस वृक्ष से तैयार किया जाता है? खैर के वृक्ष से। हमने बताया था कत्था किस वृक्ष से? खैर वृक्ष से। वहीं तेंदु वृक्ष से जो है ना आपको बीरी तैयार किया जाता है। क्या? बीरी जो पीता है ना, बीरी, उस वही बीरी है, समझे ना। बीरी सिगरेट किससे तैयार किया जाता है? तेंदु वृक्ष से किया जाता है। तो यहाँ पे दिया है कि तेंदु वृक्ष से कत्था तैयार किया जाता है। बताइए सही है गलत है? गलत हो जाएगा। क्या तैयार किया जाता है? बीरी तैयार किया जाता है। वहीं देखिए 2 नंबर में, बीरी बनाने के लिए खैर वृक्ष का प्रयोग किया जाता है। बताइए, बीरी बनाने के लिए तेंदु वृक्ष का प्रयोग किया जाता है। तेंदु वृक्ष से बीरी प्राप्त किया जाता है और कत्था खैर वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। उल्टा दे दिया है, तो क्या हो जाएगा? दोनों गलत हो जाएगा। तो ना तो एक ना तो दो सही हो गया। ऑप्शन डी हो जाएगा, नन ऑफ दिस, ठीक है। आइए 22 नंबर क्वेश्चन, देखिए मलबरी, ट्रॉपिकल, टसर इत्यादि किस फसल की किस्में है? देखिए जब हम रेशम आपको बता रहे थे, बिल्कुल जब हम आपको रेशम के बारे में बता रहे थे तो हमने बताया थे भारत में जो है 2 प्रकार के रेशम जो है ना का सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है। उसमें हमने मूंगा बताया था और ओंक बताया था, बिल्कुल बताया था। इसके अलावा हमने वहां पे इसके किस्मों का जो है जिक्र किया था। मलबरी हो गया, ट्रॉपिकल हो गया, टसर हो गया, ये सभी किसका किस्म है? रेशम का किस्म है। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। भारत में सबसे ज्यादा उगाया जाने वाला रेशम का कौन सा किस्म है? मूंगा है। कौन सा? मूंगा और ओंक कह सकते हैं, दोनों है। आइए 23 नंबर क्वेश्चन, देखिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। आर्किड स्टेट के रूप में किसे जाना जाता है? आर्किड स्टेट के रूप में जो है ना आपको अरुणाचल प्रदेश को जाना जाता है। किसको? अरुणाचल प्रदेश को जाना जाता है, अरुणाचल प्रदेश को, याद रखना है इस बात को। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। देखिए भारत का हमने नदी के संदर्भ में बताया था कि भारत का अगर जहां बोला जाएगा सबसे ज्यादा कोयला क्षेत्र किस नदी घाटी बेसिन में है, तो हमने वहां पे जिक्र किया था आपको दामोदर नदी घाटी। कौन सी? दामोदर नदी घाटी। देखिए वैसे तो सोन नदी घाटी, गोदावरी नदी घाटी, महानदी घाटी में भी आपको कोयला का खनन क्षेत्र है, लेकिन सबसे ज्यादा किस नदी घाटी में है? क्या बोलना? दामोदर में। तो आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, दामोदर नदी घाटी सही आंसर हो जाएगा। आइए 25 नंबर क्वेश्चन, देश में पहली बार जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई थी? देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखेंगे। देश में पहली बार जनसंख्या नीति की घोषणा आपको जानते हैं कब की गई थी? 1976 में। कब? 1976 में पहली बार घोषणा की गई थी। वहीं पर दूसरी बार जो है ना जनसंख्या नीति की घोषणा आपको 2000 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? 2000। दोनों को याद रखना। अगर जहां पहली बार बोला जाएगा तो 1976 बोलना है, अगर जहां दूसरी बार बोला जाएगा तो क्या बोलना है? 2000 बोलना है। तो यहाँ पे पहली बार पूछा जा रहा है, क्या आंसर होगा? 1976। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। आइए 26 नंबर, कवल बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में? देखिए कवल बाघ अभ्यारण्य जो है आपको तेलंगाना में है। किस राज्य में है?
तेलंगाना में, जिसका गठन 2 जून 2014 ईस्वी को हुआ गया, ठीक है। आंध्र प्रदेश से जो है ना इसको अलग करके तेलंगाना राज्य का जो है ना स्थापना किया गया 2 जून 2014 ईस्वी को किया गया था, ठीक है, याद रखना है इस बात को। देखिए 27 नंबर, परिदर्शक पति विजिटिंग हस्बैंड की अवधारणा किस जनजाति में पाया जाता है? तो ये आपको नायर जनजाति में पाया जाता है। किस जनजाति में? नायर जनजाति में पाया जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। 28 नंबर देखिए, पनिहारी किस राज्य की लोक नृत्य है? देखिए पनिहारी की अगर जहां बात किया जाएगा तो ये राजस्थान का लोक नृत्य है। कहाँ का? राजस्थान का। 29 नंबर देखिए, विश्व का सबसे बड़ा ओलिव रिडले कछुआ प्रजनन। देखिए विश्व का सबसे बड़ा ओलिव रिडले कछुआ प्रजनन जो है आपको उड़ीसा में भीतरकनिका नेशनल पार्क में है। कहाँ पे है? उड़ीसा के भीतरकनिका नेशनल पार्क में। तो यहाँ नेशनल पार्क के संदर्भ में पूछा जाता है किस नेशनल पार्क में जो है कछुआ प्रजनन केंद्र स्थल है? तो क्या बोलना है? भीतरकनिका। कहाँ पे है? उड़ीसा में है, ठीक है, याद रखना है इस बात को। ए नंबर सही हो जाएगा। आइए 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, सीमा सड़क संगठन की स्थापना जिसको BRO कहते हैं, ठीक है, इसकी गठन जो है आपको 1960 ईस्वी में हुआ है। कब हुआ है? 1960 में। पूछा गया क्वेश्चन है, बदनाम क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया, याद रखेंगे, ठीक है। 31 नंबर देखिए, स्वतंत्रता के बाद पंचांग सुधार समिति का गठन कब किया गया था? देखिए स्वतंत्रता के बाद जो है ना पंचांग सुधार समिति का गठन मेघनाथ साहा के द्वारा 1952 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1952 ईस्वी में। किसके द्वारा? मेघनाथ साहा के द्वारा किया गया था, याद रखेंगे, लिख लेंगे इस जगह बगल में, मेघनाथ साहा। आइए डी नंबर सही हो जाएगा आंसर। 32 नंबर देखिए, लोक सेवा आयोग भारतीय संविधान में कहां से शामिल हो गया हुआ था? देखिए भारतीय संविधान में लोक सेवा आयोग को जो है ना भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया था। किससे लिया गया था? 1935 से, जो कि आपको जो है ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित किया गया सबसे बड़ा अधिनियम था। क्या था? सबसे बड़ा अधिनियम था। इसी अधिनियम के तहत जो है आपको जो है ना प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त किया गया, केंद्र में द्वैत शासन का गठन किया गया, और इसी अधिनियम के तहत जो है ना बर्मा का विभाजन कर, जिसको आज के डेट में म्यांमार कहते हैं, बर्मा का विभाजन कर जो है ना भारत का गठन किया गया था। कब? 1935 के अधिनियम के तहत। कब किया गया था? 1937 में किया गया था। इसी के तहत प्रांतों में चुनाव किया गया था 1937 ईस्वी में। इन सभी बात को याद रखना। और हमने बताया था कल, ये क्वेश्चन इसके बारे में बताया था कि 1935 के अधिनियम जब पारित हुआ तो आपको पंडित नेहरू जी ने इस पे टिप्पणी करते हुए कहा कि ये अनेकों ब्रेक वाला गाड़ी है परंतु इंजन विहीन है। क्या है? परंतु इंजन विहीन है, आपको पंडित नेहरू के द्वारा कहा गया था। तो याद रखेंगे, आगे आएगा क्वेश्चन तो और डिस्कस करेंगे। आइए आपको फिर 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस संविधान संशोधन में यह प्रावधान किया गया कि 10वीं अनुसूची अंतर्गत दल बदल। देखिए 10वीं अनुसूची के अंतर्गत क्या है? दल बदल है, ठीक है। पहले इस बात को देखिए, 2/3 सांसद या विधायक अपने दल से अलग होकर अन्य दल में शामिल हो जाते हैं तो दल बदल विघटन नहीं माना जाएगा। ऐसी स्थिति में सदस्यों की सदस्यता समाप्त नहीं होगी। यह किस संविधान संशोधन के तहत कहा गया था? तो आपको याद रखना 91 संविधान संशोधन के द्वारा। किस संविधान संशोधन के तहत? 91वां संविधान संशोधन के द्वारा। लेकिन जानते हैं पहले था 2/3, लेकिन अब इसको बढ़ाकर कर दिया है आपको 1/3। क्या कर दिया है? 1/3 कर दिया है। पहले था 2/3 जिसको मान्यता 91 संविधान संशोधन के तहत दिया गया था, वर्तमान में ये 1/3 है। उसके बाद देखिए 10वीं अनुसूची, हमने बताया था मूल संविधान में कितना अनुसूची है? 8 अनुसूची है। उसके बाद हमने बताया 4 अनुसूची जोड़ा गया, जिसमें प्रथम आपको 9वां अनुसूची और प्रथम अनुसूची जो जोड़ा गया था वो आपको भूमि सुधार था 9वां अनुसूची में, ठीक है। इसको कब जोड़ा गया? प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ा गया था, जिसमें भूमि सुधार से रिलेटेड है। उसके बाद हमने बताया था 10वीं अनुसूची जो कि 52वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया था, और ये किससे रिलेटेड है? दल बदल से रिलेटेड है। वही हमने बताया था 11वां अनुसूची जो आप किससे संबंधित है? पंचायती राज से संबंधित है, जो कि आपको 73वां संविधान संशोधन 1992 का अधिनियम था, लागू हुआ 24 अप्रैल 1993 को। वहीं फिर 12वां अनुसूची था लास्ट, जो कि जोड़ा गया था, जो कि नगर पालिका से संबंधित था। किससे था? नगर पालिका से संबंधित था, जो कि 74वां संविधान संशोधन 1992 का अधिनियम था, लागू हुआ था 1993 में। आपको नगर पालिका को काम करने के लिए 18 विषय दिया गया है, वहीं पंचायती राज को काम करने के लिए कितना विषय दिया गया है?
29 विषय, कितना विषय? 29 विषय। इन सभी को याद रखना है आपको, समझे? तो ऑप्शन ए हो जाएगा 91 नंबर सही आंसर। देखिए एक क्वेश्चन है आपको याद रखना है, इसको देखिए 34 नंबर क्वेश्चन को याद रखना है। क्या इसमें याद रखना है? देखिए केंद्र में जो है ना लोकपाल का गठन किया जाता है, केंद्र में लोकपाल का गठन किया जाता है, वहीं आपको राज्य में लोक आयुक्त का गठन किया जाता है। केंद्र में आपको बोला जाएगा, केंद्र में किसका गठन किया जाता है? लोकपाल का किया जाता है, लोकपाल का, लोकपाल का। और जानते हैं लोकपाल एक ऐसा सदस्य है जिसको, लोकपाल जो है ना बनने के लिए आपको कम से कम 45 वर्ष का 45 वर्ष एज होना चाहिए सबसे ज्यादा। इससे पहले तक आप राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र 35 साल होना चाहिए, उसके बाद उपराष्ट्रपति बनने के लिए भी 35 साल होना चाहिए, राज्यपाल बनने के लिए भी 35 वर्ष उम्र चाहिए। लेकिन लोकपाल जो है ना, लोकपाल बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितना चाहिए? 45 वर्ष। सबसे ज्यादा यही है, लोकपाल बनने के लिए ही सबसे ज्यादा उम्र की आवश्यकता होती है, और वो है 45 वर्ष। केंद्र में लोकपाल होता है, राज्य में क्या होता है? लोक आयुक्त होता है। और इसका जानते हैं सेवानिवृत्ति है 5 वर्ष या फिर आपको 70, जो पहले पूर जाए, ठीक है? 5 और 70, इसका याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। न्यूनतम उम्र की बात बोला जाएगा तो 45 वर्ष हो जाएगा, और इसका कार्यकाल बोला जाएगा तो 5 वर्ष या फिर 70 वर्ष, जो पहले पूरा हो जाए। उसके बाद आपको केंद्र में लोकपाल का गठन किया जाता है, राज्य में लोक आयुक्त का गठन किया जाता है। इस सब को बात को आपको याद रखना है। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर, 5 वर्ष या 70 वर्ष। आइए 35 नंबर क्वेश्चन, तनख्वाह समिति का गठन। देखिए तनख्वाह समिति का गठन जो है 2010 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 2010 में। और इसमें कहा गया था चुनाव कानूनों एवं चुनाव सुधारों से जुड़े तमाम मामलों की जांच करेगा, ठीक है? ये किस समिति के द्वारा? तनख्वाह समिति के द्वारा चुनाव से संबंधित और चुनाव सुधार से जो है ना जुड़े सभी मामलों का जांच कौन करेंगे? तनख्वाह समिति करेंगे, ठीक है? ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। देखिए ऑप्शन सी में आपको दिया गया शासन से नैतिकता के प्रश्न। देखिए शासन से नैतिकता का प्रश्न जो है द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा। आपको जिसका गठन जो है ना वीरप्पा मोइली ने किया था। किसने किया था? वीरप्पा मोइली ने। वही डी नंबर में देखिए क्या दिया, अपराध एवं राजनीति के बीच संबंध की जांच। अपराध एवं राजनीति के बीच संबंध की जांच के लिए जो है बोहरा समिति का गठन किया गया था। किस समिति का? बोहरा समिति का गठन किया गया था। याद रखना है आपको, अपराध और राजनीतिक के बीच के संबंध को जांच करने के लिए किस समिति का? बोहरा समिति। शासन में नैतिकता के प्रश्न में जांच करने के लिए किस समिति का? द्वितीय प्रशासनिक आयोग का गठन किया गया था। इसका गठन किसने किया था? वीरप्पा मोइली ने किया था। वहीं तनख्वाह समिति के द्वारा किसका जांच किया जाता है? चुनाव कानून एवं चुनाव सुधारों से जुड़े तमाम मामलों की जांच किया जाता है। इन तीनों चारों बात को याद रखना, इंपॉर्टेंट था, क्वेश्चन पूछा जाता। तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। आइए 36 नंबर क्वेश्चन, अनुसूचित जाति। देखिए अनुसूचित जाति को एसटी कहा जाता है, शेड्यूल कास्ट, और अनुसूचित जनजाति इसको एसटी कहा जाता है, एसटी शेड्यूल ट्राइब। देखिए पहले जो था ना आपको संविधान में आपको 338, कौन सा? 338 में मूल संविधान में प्रावधान था कि एससी एसटी का दोनों का जो है ना आपको प्रावधान अनुच्छेद 338 में ही था। किसमें था? 338 में था। लेकिन 89वां संविधान संशोधन हुआ। 89वां संविधान संशोधन शायद 2003 में हुआ था। हाँ 2003 में 89वां संविधान संशोधन के द्वारा देखिए एससी जो था आपको एससी एसटी 338 के ए में, तो एससी को रहने दिया लेकिन एसटी को वहां से निकाल गया। एसटी को निकाल के जो है ना आपको 338 के ए में कर दिया। किसमें कर दिया? 338 का ए बोलिए या फिर क बोलिए। तो किस संविधान संशोधन के द्वारा? 89वां। ये क्वेश्चन पूछा गया आपको। पहले 338 में जो है ना आपको एससी एसटी की चर्चा थी, ठीक है? एससी एसटी की चर्चा थी। इसमें 89वां संविधान संशोधन हुआ जिसमें एससी को जो है ना आपको यहीं पे छोड़ दिया गया, एसटी को यहां से निकाल के 338 के ए में कर दिया गया। किस संविधान संशोधन के द्वारा? 89वां संविधान संशोधन के द्वारा। याद रखना है। देखिए मूल क्वेश्चन क्या था? अनुसूचित जाति एवं जनजातियों को विधानसभा में आरक्षण किस अनुच्छेद के तहत दिया गया? देखिए अगर जब विधानसभा में आरक्षण की बात कहा जाएगा एससी एसटी को, तो आपको अनुच्छेद 332 के तहत। किसके तहत? 332 के तहत। वहीं अगर जहां लोकसभा में एससी एसटी को आरक्षण की बात कहा जाएगा तो अनुच्छेद 330 के तहत। किसके तहत? अनुच्छेद 330। लोकसभा में 330 के तहत, विधानसभा में 332 के तहत, ठीक है? 332 के तहत। इन दोनों बात को याद रखना है आपको। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी,
ठीक है 332। आइए 37 नंबर, योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष को उपाध्यक्ष कौन थे? देखिए वो योजना आयोग जिसका गठन 15 मार्च 1950 को हुआ था। कब हुआ था? 15 मार्च 1950 को हुआ था। और इसके बाद जानते हैं आपको 2015 में 1 जनवरी 2015 को जो है ना योजना आयोग का जो है ना आपको समाप्त कर दिया गया। उसके स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया। किसका किया गया? नीति आयोग का गठन किया गया, जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। इससे पहले आपको योजना आयोग का भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही हुआ करते हैं। इसके बाद देखिए कहा क्या है, योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? देखिए प्रथम उपाध्यक्ष की बात अगर जहाँ कहा जाएगा तो आपको गुलजारी लाल नंदा होगा। कौन होगा? गुलजारी लाल नंदा। और हमने वही क्या कहा कि इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होते हैं। तो पूछा जाएगा कि योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? क्या बताना है? जो प्रथम प्रधानमंत्री थे वही अध्यक्ष थे। उस टाइम अध्यक्ष कौन थे? 1950 से 52 जो है ना आपको मनोनीत प्रधानमंत्री के तौर पर पंडित नेहरू ने कार्य किया। वहीं 52 से 62 के बीच जो है ना आपको 52 से 62 के बीच नियुक्त प्रधानमंत्री के तौर पर किसने कार्य किया? प्रधानमंत्री नेहरू जी ने किया था। तो कौन हो जाएगा अध्यक्ष? प्रधानमंत्री नेहरू जी हो जाएंगे। ठीक है, याद रखना है इस सब बात को। तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर, प्रथम उपाध्यक्ष। इसका याद रखना है कि इसका गठन कब किया गया, इसके बाद इसको समाप्त करके नीति आयोग का गठन किया गया, तो कब किया गया, इन दोनों को याद रखना। देखिए नीति आयोग के गठन के बारे में भी क्वेश्चन पूछा गया। मुख्य तौर पर आपको याद रखना है योजना आयोग का गठन कब हुआ था। क्या याद रखना है? 15 मार्च 1950 को। ठीक है, प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा, प्रथम अध्यक्ष प्रधानमंत्री जो उस टाइम थे वही थे, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, याद रखना इस सब बात को। अब देखिए 38 नंबर क्वेश्चन, मूल संविधान में सर्वोच्च न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीशों का प्रावधान था? देखिए मूल संविधान की अगर जहां बात कहा जाएगा ना उस टाइम मूल संविधान में जो है सर्वोच्च न्यायालयों में कुल जो है 8 न्यायाधीश का प्रावधान था। कितना? 8 न्यायाधीश का प्रावधान था। लेकिन जानते हैं 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा जो इसको 1956 के अधिनियम के तहत इसको बढ़ाकर जो 8 से 10 कर दिया। कितना कर दिया? 8 से 10। देखिए दोनों क्वेश्चन पूछा गया। अगर पूछा जाएगा मूल संविधान में, जो कि मूल क्वेश्चन भी है, मूल संविधान में सर्वोच्च न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश थे? क्या बोलना है? 8 थे। उसके बाद 1956 के अधिनियम के तहत 8 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 10 कर दिया। कितना? 10 कर दिया गया। वही हमने बताया था कि सुप्रीम कोर्ट का गठन पहली बार जो है ना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में आपको पश्चिम बंगाल के कोलकाता में हुआ था। जिस टाइम स्थापना के समय इसमें कितने आपको न्यायाधीश थे? 4 न्यायाधीश थे। और हमने बताया था मुख्य न्यायाधीश के बारे में एलिजा इम्पे जी थे, और 3 न्यायाधीश लिमेस्टर, हाइड और चैम्बर्स, 3 न्यायाधीश, टोटल 4 न्यायाधीश थे। इस सब बात को याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिए क्वेश्चन क्या कहता है 39 नंबर, वित्त आयोग कैसी संस्था है? देखिए वित्त आयोग कैसी संस्था है? देखिए जिसका आपको चर्चा संविधान में है, जिसका चर्चा संविधान यानी आर्टिकल में है, वो जो है संवैधानिक संस्था हो जाएगा। कैसा संस्था? संवैधानिक। वही सांविधिक संस्था जो है ना जिसका गठन जो है ना आपको जो है ना सांसद के द्वारा किया, जैसे मानवाधिकार आयोग 1993 में हुआ, तो ये किसके अंतर्गत? सांविधिक के अंतर्गत है। तो वित्त आयोग की चर्चा जो है ना आर्टिकल 280 में है। किसमें है? आर्टिकल 280 में। अभी हमने बताया जिसका चर्चा आर्टिकल यानी संविधान में है तो वो संवैधानिक अधिकार हो जाएगा। कैसे संवैधानिक हो जाएगा? क्या हो जाएगा? संवैधानिक संस्था हो जाएगा। तो बताइए वित्त आयोग कैसी संस्था है? संवैधानिक संस्था। इसके अलावा निर्वाचन आयोग, जिसका भी चर्चा आपको संविधान में आर्टिकल में देखने को मिलता है वो सभी संवैधानिक आयोग हो जाएगा। और जिसका स्थापना गठन किया गया सांसदों के द्वारा वो सांविधिक हो जाएगा। सांविधिक और संवैधानिक दोनों अलग अलग है, याद रखेंगे। तो ऑप्शन ए बी में देखिए संवैधानिक अधिकार, बिल्कुल ये तो होगा ही। उसके बाद देखिए ऑप्शन ए में दिया सलाहकारी, बिल्कुल ये भी होगा। ऑप्शन सी में दिया अर्ध न्यायिक, तो ये जो है ना सभी हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन डी में दिया सभी, तो सभी होगा। वित्त आयोग कैसी संस्था है? तो सलाहकारी संस्था भी है, संवैधानिक संस्था भी है और अर्ध न्यायिक संस्था भी है। तो क्या आंसर हो जाएगा? इनमें से सभी। 40 नंबर देखिए, भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 120 प्राधिकार प्रदान करता है। देखिए अनुच्छेद 120 जो है ना सांसद में प्रयोग किए जाने वाले भाषा के बारे में कहता है। किसके बारे में? संसद में प्रयोग किए जाने वाले भाषा के बारे में अनुच्छेद 120 कहता है। वहीं विधानमंडल में प्रयोग किए जाने वाले भाषा के संदर्भ में जो है ना अनुच्छेद 210 कहता है। कितना?
अनुच्छेद 210 जो कि ऑप्शन बी में है। ऑप्शन सी में देखिए न्यायालय में प्रयोग किया जाने वाला भाषा, न्यायालय में प्रयोग किया जाने वाले भाषा के बारे में जानकारी जो है ना आपको अनुच्छेद 348 देता है। कौन देता है? अनुच्छेद 348। यहाँ अनुच्छेद 120 के बारे में पूछा जा रहा था तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। संसद में प्रयोग किए जाने वाले भाषा के बारे में जानकारी अनुच्छेद 120 देता है। उसके बारे अन्य जो दो था उसके बारे में हमने बता दिया, आप लोग लिख लेंगे। तो ऑप्शन ए सही आंसर। आइए 41 नंबर, देखिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किसके सिफारिश पर किया गया था? देखिए फास्ट कोर्ट होता क्या है, पहले इस बात को समझिए। फास्ट कोर्ट, देखिए जिस मामले को तुरंत आपको सुलझाना है, तुरंत रफा दफा करना है, उसके लिए फास्ट कोर्ट का गठन किया जाता है। जिस तरह आपने देखा होगा इधर दामिनी आपको गैंगरेप जो हुआ था, उससे उसमें जो 3 आदमी को जो 4 आदमी को फांसी दिया गया था, तो यही फास्ट कोर्ट के तहत उसका कहना था कि अगर इसको ज्यादा दिन तक छोड़ दिया जाएगा तो इससे जो है ना और ज्यादा आपको जो है ना जो गैंग रेप करने के लिए जो है ना उसका मनोबल बढ़ जाएगा। इसीलिए उन्होंने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने फास्ट कोर्ट का गठन किया और उसके तहत इसको तुरंत फांसी पर चढ़ा दिया गया। तो फास्ट कोर्ट का गठन जो है ना तुरंत मामला को रफा दफा करने के लिए किया जाता है। और फास्ट कोर्ट का गठन जानते हैं 11वें वित्त आयोग के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? 11वें वित्त आयोग के द्वारा। देखिए ऑप्शन सी में दिया वित्त आयोग तो सही है, वित्त आयोग मारिए सही आंसर। तो पूछेगा किस नंबर के, तो 11वें नंबर के, ठीक है, ऑप्शन सी सही आंसर। 42 नंबर देखिए राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं? हमने अभी जस्ट बताया कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, न्यूनतम उम्र जो है आपको 35 वर्ष होना चाहिए, उसके बाद जो है देश का नागरिक हो, बिल्कुल ये भी होना चाहिए, सांसद चुने जाने की योग्यता रख रहा बिल्कुल, लेकिन पढ़ा लिखा होना अनिवार्य नहीं है। तो ऑप्शन बी में देखिए दिया है क्या पढ़ा लिखा हो, बताइए अनिवार्य है? बिल्कुल अनिवार्य नहीं है, बिल्कुल अनिवार्य नहीं है, पढ़ा लिखा होना अनिवार्य नहीं है। मेन है क्या भारत का नागरिक हो, उम्र 35 वर्ष हो और उसके बाद सांसद में चुने जाने की योग्यता रखता हो, इन सभी बातों से है, ठीक है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर, नहीं है, पढ़ा लिखा अनिवार्य नहीं है। आइए 43 नंबर, देखिए 43 नंबर को थोड़ा देखिएगा ध्यान से। निम्नलिखित राष्ट्रपतियों का उनके कार्यकाल के अनुसार सजाना है। देखिए कर्म के अनुसार आपको सजाना है। तो प्रथम राष्ट्रपति कौन हुए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि 2 बार रहे थे, सॉरी 52 से 62 के बीच रहे थे, 2 बार रहे थे। उसके बाद देखिए प्रथम आपको राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। उसके बाद देखिए दूसरा आपको एस राधाकृष्णन हो जाएगा, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तीसरा कौन हो जाएगा? डॉक्टर जाकिर हुसैन हो जाएगा। तीसरा कौन हो जाएगा आपको, तीसरा कौन हो जाएगा? डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो कि प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। चौथा कौन हो जाएगा? बीबी गिरी हो जाएंगे। पांचवा कौन हो जाएगा आपको? डॉक्टर फखरुद्दीन अली हो जाएंगे। उसके बाद छठा नीलम संजीव रेड्डी हो जाएगा। सातवां ज्ञानी जेल सिंह हो जाएगा। आठवां आपको जो है ना, आठवां यहाँ पे दिया आर वेंकट रमन, आठवां हो जाएगा। उसके बाद देखिए 9वां आपको जो है डॉक्टर शंकर दयाल हो जाएंगे। 10वां आपको जो है के आर नारायणा हो जाएगा, बिल्कुल के आर नारायणा 10वां हो जाएंगे। 11 राष्ट्रपति का 11वें नंबर का बुलाया जाएगा आपको तो एपीजे अब्दुल कलाम जी होंगे। 12वें नंबर का बुलाया जाएगा तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है। 13वें नंबर का बुलाया जाएगा तो आपको प्रणब मुखर्जी है। 14 नंबर का बुलाया जाएगा तो रामनाथ कोविंद है। और 15 नंबर का अभी वर्तमान में कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी। तो यहाँ कह क्या रहा है, देखिए कार्यकाल के अनुसार सजाना है, कार्यकाल के अनुसार, ठीक है। अभी हमने जितना बताया 15 राष्ट्रपति का नाम आप लोग लिख लेंगे। यहाँ हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको सजाने के क्रम में ही दिया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 1 नंबर में क्या है? ज्ञानी जेल सिंह अभी हमने जस्ट बताया कि 7वें, किस नंबर के? 7वें नंबर के। 2 नंबर में देखिए क्या दिया? व्यक्ति के आर नारायण, अभी जस्ट हमने बताया के आर नारायण किस क्रम के? 10वें क्रम के। किस क्रम के? 10वें क्रम के। उसके बाद देखिए 3 नंबर में आर वेंकट नंबर अभी हमने बताया 8वें क्रम का। किस क्रम का? और देखिए 4 नंबर में नीलम संजीव रेड्डी के बारे में अभी हमने बताया 6ठे क्रम का। किस क्रम का? तो इसको सजाइए। पहले कौन हो जाएगा? पहले 4 हो जाएगा नीलम संजीव रेड्डी। उसके बाद पहले उसके 4 होगा, उसके बाद 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा जो कि ज्ञानी जेल सिंह है। 4 6 7 और उसके बाद 8 10। तो पहले आ जाएगा 4 नंबर पे जो नीलम संजीव रेड्डी है, ये 6ठे क्रम का है, तो ये पहले हो जाएगा। दूसरा नंबर पे आपको ज्ञानी जेल सिंह हो जाएगा जो कि 7वें नंबर का था। तीसरा नंबर पे आपको आर वेंकट रमन जी हो जाएगा जो कि 8वें क्रम का है। आपको 10 चौथा नंबर पे आपको जो
KR नारायणा हो जाएगा, जो कि 10वें क्रम का है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। इस तरह से सजा लीजिएगा, सजाने से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए हमने जो है ना सभी राष्ट्रपति का नाम बता दिया। आप लोग जो है ना बारीकी से लिख लेंगे और उसको याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछा जाता है। आइए 44 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किससे सम्मिलित नहीं है? देखिए हिंदू शब्द जो है अनुच्छेद 25 से 28 जो है ना आपको धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? धर्म से संबंधित। वहीं मानव का दुर्व्यवहार 23-24, उसके बाद आपको अल्पसंख्यक से रिलेटेड अनुच्छेद 29-30, ये सब रिलेटेड है। लेकिन पूछ रहा है कि अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किससे सम्मिलित नहीं है? तो देखिए हिंदू शब्द जो है ना बौद्ध, जैन और उसके बाद जो है सिखों से संबंधित है। किससे संबंधित है? बौद्ध, जैन और सिख से। देखिए अनुच्छेद 25 के तहत ही जो है ना आपको सिख जो है ना कृपान रखने का अधिकार दिया। कृपान छोटा वाला जो वो जो तरवाल रखते हैं ना, उसको कृपान कहा जाता है, और अनुच्छेद 25 के तहत ही उसको अधिकार दिया गया। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया, कृपान रखने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत सिखों को दिया गया? अनुच्छेद 25 के तहत। ठीक है, याद रखना। तो क्या कह रहा है, किससे संबंधित नहीं है? तो पारसियों से संबंधित नहीं, ऑप्शन सी दिया है। बाकी बौद्ध, जैन और सिख से संबंधित है हिंदू शब्द। आइए 45 नंबर, छत्तीसगढ़ का निर्माण किस राज्य के विभाजन से हुआ था? देखिए छत्तीसगढ़ का निर्माण आपको जो है 1 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 1 नवंबर 2000 ईस्वी को 26वें राज्य के रूप में हुआ था। किस राज्य के रूप में? 26वें राज्य के रूप में हुआ था। इसका जानते हैं मध्य प्रदेश का विभाजन करके इसका गठन किया गया था। किस राज्य का विभाजन कर? मध्य प्रदेश का। डेट आपको याद रखना है, 1 नवंबर 2000 ईस्वी को छत्तीसगढ़ का हुआ था। वहीं 9 नवंबर 2000 ईस्वी को उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ था। वहीं 15 नवंबर 2000 ईस्वी को जो ना झारखंड का गठन हुआ था, बिहार का विभाजन करके। 3 स्टेट का निर्माण जो आपको 2000 ईस्वी में हुआ था, 1 नवंबर, 9 नवंबर, 15 नवंबर। तो याद रखना है, हमने बता दिया। तो बताइए किसका विभाजन करके छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ था? तो मध्य प्रदेश का। ठीक, ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। 46 नंबर देखिए, हाल ही में डेनमार्क की महारानी मार्गरेट द्वितीय ने कब औपचारिक रूप से अपना पद त्याग की घोषणा की थी? तो ये वर्तमान संदर्भ का क्वेश्चन है, आपको करंट का। तो 14 जनवरी 2024 को किया था। कब किया था? ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। 47 नंबर देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना जो है ना शुरू किया है? देखिए ये भी आपको करंट का क्वेश्चन है। राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना जो है ना आपको हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया। किसके द्वारा? हिमाचल प्रदेश के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद देखिए 48 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में भारत विश्व का सबसे बड़ी रेडियो टेलीस्कोप परियोजना में शामिल हुआ है। ये कहाँ स्थापित हुआ है? ये कहाँ स्थापित हुआ है? तो ये 2 जगह स्थापित हुआ है, दक्षिण अफ्रीका में और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ कहाँ? और ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन सी में दिया उपर्युक्त दोनों, तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। आइए 49 नंबर क्वेश्चन देखिए, 49 नंबर से 2-3 फैक्ट को बताते हैं, याद रखेंगे। देखिए MS स्वामीनाथन के बारे में हमने बताया था। MS स्वामीनाथन का संबंध जो है ना आपको हरित क्रांति से है। किससे है? हरित क्रांति, जिसकी शुरुआत आपको 1966-67 में हुआ था। ठीक ना, भारत में अगर बोला जाएगा हरित क्रांति के जनक कौन है, क्या बोलना है? MS स्वामीनाथन। वहीं विश्व में बोला जाएगा हरित क्रांति के जनक कौन है, क्या बोलना है? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार। हमने बताया था कि हरित क्रांति को सफल बनाने में जो है ना एक विश्वविद्यालय का अहम योगदान रहा था। वो कौन विश्वविद्यालय था? गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय, जिसका गठन पंडित नेहरू के द्वारा 1960 ईस्वी में उत्तराखंड के पंतनगर में किया गया था। इसी का अहम योगदान था आपको हरित क्रांति को सफल बनाने में। और हमने यहां से यह भी बताया था कि डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो क्या बोलना है? कृषि क्षेत्र में बोलना है। और एक बात, यह हरित क्रांति शब्द किसने दिया? देखिए हरित क्रांति के जनक अलग बात है और हरित क्रांति शब्द किसने दिया था, ये अलग बात है। तो हरित क्रांति शब्द दिया था विलियम गॉट ने। किसने दिया था? विलियम गॉट ने दिया था। तो कहा जा रहा है, देखिए 49 नंबर क्वेश्चन क्या, MS स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? वर्तमान संदर्भ में जो है इसको सम्मानित किया गया था प्रोफेसर BR कंबोज को। किसको? BR कंबोज को। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। देखिए 50 नंबर, किस राज्य के राज्यपाल ने आयुष्मान योजना के तहत कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा उद्घाटन किया? देखिए कैशलेस आयुष्मान योजना की शुरुआत जो है ना आपको हरियाणा सरकार के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? हरियाणा सरकार। तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। देखिए 50 तक था, 50 का तक हमने डिस्कशन कर दिया। देखिए इसको जरूर देखें, ये आने वाले चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे आपको BPSC का एग्जाम हो, PCS का एग्जाम हो, बिहार दरोगा का एग्जाम हो, रेलवे SSC किसी भी एग्जाम का हो, तो आपको ये सेट जो है ना आपको जो है ना रामबाण का काम करेंगे, रामबाण का काम करेंगे और अच्छा खासा ये नंबर आपको दिलाएंगे। आप करके देखिए। और हम पहले ही बोले हैं कि
रहता 50 क्वेश्चन है, लेकिन हम इसमें डिस्कस करेंगे ज़्यादा, तो 100-150 क्वेश्चन हर एक दिन इसका डिस्कशन होगा। तो आप लोग जरूर देखें। तो आइए मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।